हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। करंट अफेयर के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है एचपीयू बीएड एंट्रांस के लिए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटायर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं सरदार के नाम से किसे जाना जाता है। सरदार के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के वे पहले उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपने याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता था। और सीमांत गांधी, फ्रंटायर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, ये भी आपने याद रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, ये भी आपने याद रखना है। भारत रत्न आपको पता है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। 1954 में 1954 में ये स्थापित हुआ था, ये आपने याद रखना है। 1954 में 1954 में सर्वप्रथम ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये प्रदान किया गया था। सबसे पहले ये इन्हें ही दिया गया था 1954 में, 1954 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा आपको पता है ये धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपने एक और याद रखना है, जो धन विधेयक होता है, मनी बिल जो होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। मनी बिल जो होता है वो उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, ये आपने याद रखना है। और आप एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय जो संसद है वो किन्हें मिलाकर बनती है, तो आपने याद रखना है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एलिफेंटा दर्रा जो है वो किस देश में है, तो एलिफेंटा दर्रा आपको पता है ये श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एलिफेंटा दर्रा जो है वो श्रीलंका देश में है। उसी तरह आपसे एग्ज़ाम में भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, मेन पासेस जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा जो है, नाथुला पास जो है वो सिक्किम स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उसी तरह शिपकीला दर्रा वो भी हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। और बारालाचा दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह
जो दीफू दर्रा है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यांग याप दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपने याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से ये आपने याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है कि लेड बैटरी में उपयोग किया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, एसिड कौन सा होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको पता है ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और डिराइव होता है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये आपने सुना होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात स्टेट में है, भारत में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात स्टेट में है, भारत देश में है। अब बात करते हैं, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसका स्टैच्यू है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो हाइट है, टोटल जो हाइट है वो 182 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। कहाँ पर है, ये गुजरात स्टेट में है। किसका स्टैच्यू है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है, जिन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के वे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है, वो क्यूबा को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एशिया की अंडे की टोकरी जो है वो किसे कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा जो है वो केरल स्टेट को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। मेघों का घर जो है वो मेघालय को कहा जाता है। ये कुछ उसी तरह सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट निक नेम है, मान लो भौगोलिक नेम है, जियोग्राफिकल नेम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ पर है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये कुफरी में है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सिस्मोग्राफ जो है वो किससे संबंधित है, तो सिस्मोग्राफ आपको पता है ये भूकंप मापने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तो जो भूकंप होता है वो भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होती है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बात करते हैं सबसे पहले हम सिस्मोग्राफ के बारे में, जिसे भूकंप मापी कहा जाता है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र होता है। उसी तरह जो भूकंप का विज्ञान जो है, भूकंप के विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। फोकस किसे कहा जाता है, भूकंप मूल, यानी कि फोकस किसे कहा जाता है, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है। एपी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर भी भूकंप से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है, जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है, उसे एपी सेंटर कहते हैं। उसी तरह सम भूकंपीय रेखा जो है, आइसोसेस्मल लाइन जो है वो किसे कहते हैं, भूकंप केंद्रों के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें समभूकंपीय रेखा कहते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कब आया था भूकंप, विनाशकारी भूकंप 4 अप्रैल 1905 को आया था। कुल कितने लोग मारे गए थे उस भूकंप में, 20,000 के करीब, 20,000 लोग जो थे वो इसके करीब जो थे वो लोग मारे गए थे। 4 अप्रैल 1905 में आया था चंबा में नहीं सॉरी कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है,
तो सार्क का जो मुख्यालय है आपको पता है ये कहाँ पर है, ये काठमांडू में है, ये आपने याद रखना है, काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी सार्क की, ये आपने याद रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे कहा जाता है सार्क को। इसकी जो स्थापना थी वो आपने याद रखना है, वो 1985 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसी तरह बात करते हैं, आपने G20 के बारे में सुना होगा। G20 की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रुप ऑफ 20 होता है। ये आपने याद रखना है, G20 की फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है। 2023 में G20 का मेज़बान देश कौन सा है, भारत है, ये आपको पता है। और 2022 में जो मेज़बान था G20 का, जो मेज़बान था वो कौन सा देश था, वो इंडोनेशिया था। बाली में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। ये तो उसी तरह बात करते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, USA में है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट संगठन हैं, जैसे कौन कौन से हो गए आपके, नाटो है, नाटो की बात करते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है नाटो। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रसेल्स में है इसका मुख्यालय, बेल्जियम कंट्री में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं ओपेक के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम निश्चित देशों का जो संगठन है इसे ओपेक कहा जाता है। उसे इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। उसी तरह कॉमनवेल्थ का की जो स्थापना थी वो 1926 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है, ये भी आपने याद रखना है। और WHO की स्थापना कब हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1948 में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। उसी तरह बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो, इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है, किसके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी, वो जुनको तवाई जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर ख जो है, B जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो जुनको तोबाई थी। किस कंट्री से थी, ये भी आपने याद रखना है, ये जापान देश से थी। कहाँ से थी, जापान देश से थी। कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ये 1975 में, ये आपने याद रखना है। और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो मारिया एस्टेला पेरा थी, जो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी। विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती भंडार नायके थी, श्रीलंका देश की थी। उसी तरह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी, वो वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम श्वेत लेखिका जो थी वो टोनी मॉरिसन थी, ये भी आपने याद रखना है। और 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली जो विश्व की प्रथम महिला थी वो बुला चौधरी थी। 2004 में इन्होंने ये कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्फेडरेशन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कन्फेडरेशन कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर D जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह क्रिकेट से संबंधित आपने याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी होगी, दिलीप ट्रॉफी होगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, द एशेज ट्रॉफी जो है वो सीरीज़ जो है वो भी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह बात करते हैं टेनिस से कौन कौन से संबंधित है, जैसे डेविस कप हो गया वो टेनिस से संबंधित है। हॉकी से कौन सा है, अजलान शाह ट्रॉफी हो गया। उसी तरह इंदिरा गांधी स्वर्ण गोल्डन कप हो गया, वो भी हॉकी से संबंधित है। चैम्पियंस ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। उसी तरह टेनिस से विंबलडन कप हो गया, ये टेनिस से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर D जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशियन है, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर D जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार की है।
पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है मरियाना बीच जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर के बारे में। अंटार्कटिक महासागर जो है ये सार्गस सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जहाँ शांत और गतिहीन जल जो है पाया जाता है। इसकी आकृति एस आकार के समान है। इसके पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, ये आपने याद रखना है। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप मग्न तट इसी महासागर में है, ये आपने याद रखना है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे जो है इसके प्रमुख बेसिन है। बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में। ये एक और प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अंटार्कटिक महासागर से मिला हुआ है, जिसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को कहा जाता है। इसके जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त और डायमंटीना गर्त जो है वो पाया जाता है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान में लोकसभा की अधिकतम कितनी संख्या तक बढ़ाने का प्रावधान है? तो 552 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम 552 संख्या तक बढ़ाने का जो प्रावधान है ये आपने याद रखना है। लोकसभा की बात करते हैं, इसे लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो श्री ओम बिरला है, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सत्य के साथ मेरे परीक्षण यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनके लेखक भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन फिलोसफी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। इंडियन फिलोसफी ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो सरोजनी नायडू ने लिखी है। उसी तरह पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम अरविंद घोष द्वारा जो लिखी गई किताब पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। लाइफ डिवाइन जो है, एसेज ऑन गीता जो है, सावित्री जो है, ये जो पुस्तकें हैं वो अरविंद घोष ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो गोदान होगी, गबन होगी, रंगभूमि होगी, सेवा सदन होगी, सोजे होगी, वतन निर्मला जो है, ये जो है किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं खुशवंत सिंह द्वारा जो लिखी ये किताबें हैं, जैसे इंदिरा गांधी रिटर्न जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो भी खुशवंत सिंह जी ने ही लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। अब बात करते हैं विदेशी लेखकों द्वारा जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। जैसे वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम जंगल बुक जो है वो लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा, ये आपने याद रखना है। उसी तरह ए वीक विद गांधी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लुई फिशर ने लिखी है। और प्रिंसिपिया जो पुस्तक है वो न्यूटन ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी जो लिखी गई थी भारतीय और विदेशी लेखकों द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो महात्मा गांधी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ये आपने याद रखना है। आनंद मठ के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं, ये भी आपने याद रखना है। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? वो अमीर खुसरो थे, ये भी आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए। क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने से क्या होता है, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ये क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी HPU B.Ed एंट्रांस के लिए आपको वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, वो वीडियोस ज़रूर देख लेनी है क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। उसमें हमने प्रीवियस PYQ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे HPU B.Ed एंट्रांस में वो भी डिस्कस किए हैं। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।